नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आजकल अगर आप इमरजेंसी वर्ड सर्च करेंगे तो इस प्रकार के पोस्टर्स आपके सामने आएंगे, लेकिन हमारा ध्यान इस पोस्टर पे नहीं है। हमारा ध्यान है नेशनल इमरजेंसी की इम्प्लीकेशन क्या होती है, यानी जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या होता है संविधान के हिसाब से, ये मैं आज आपको समझाऊंगा। टू स्टार्ट विद नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 संविधान के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस रखे गए हैं आर्टिकल 352 से लेके 360 के अंदर, जहां 352 में नेशनल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन की बात होती है। ये कहा जाता है कि ये डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ये डिक्लेयर नहीं करते हैं। स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर प्रावधान में ये लिखा गया है बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कि जब तक रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट नहीं आ जाता, पूरे के पूरे मंत्रालय का रिटन रिकमेंडेशन ना आ जाए, तब तक प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। ये प्रावधान 1978 में क्यों आया था? क्योंकि 1975 में जब इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में इमरजेंसी लगी थी तो उन्होंने खुद ही प्रेसिडेंट को जाके रिकमेंड किया था नेशनल इमरजेंसी लगाना, बिना अपनी कैबिनेट को कंसल्ट किए। इनफैक्ट अगले दिन उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई आफ्टर शी आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी। जाहिर सी बात है आपको इमरजेंसी से जुड़े कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि 1975 में जब इमरजेंसी आई उसके बाद 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा बदलाव लाया गया बाय द 44th अमेंडमेंट, और इसको रिवर्स करने के लिए या इसके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। इसलिए जब भी आप इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ते हो आप अमेंडमेंट्स बहुत सारे पढ़ते हो, और मेजरली ये दो अमेंडमेंट्स 42nd और 44th। अगर हम बात करते हैं कि किस बेसिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, तो तीन बेसिस। एक एक्सटर्नल इमरजेंसी जिसमें वॉर हो सकता है नंबर 1, या एक्सटर्नल अग्रेशन। लेकिन इंटरनल इमरजेंसी जो होती है वो आर्म्ड रेबेलियन की वजह से ही डिक्लेयर की जा सकती है। यह भी मैं आपको बता दूं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले यह शब्द इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, आर्म्ड रेबेलियन नहीं हुआ करता था। और क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस एक बहुत ही वेग शब्द है जिसमें वायलेंस है या नहीं है पता नहीं, इसलिए आर्म्ड रेबेलियन लिख दिया गया कि कम से कम ये लगे कि वायलेंस हो रही है, इसलिए इमरजेंसी लगाई जा रही है। अब मैं इसके बारे में ये बात नहीं करना चाहता हूं कि व्हाट इज द प्रोसीजरल एस्पेक्ट, मैं बात करना चाहता हूं इसकी इंप्लीकेशन के ऊपर। इससे पहले मैं बात करूं, एक रिमाइंडर, टीचर्स डे के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को 3 से 9 सितंबर तक सभी यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज पे 15% ऑफ मिल रहा है। कोड यूज करें और इसका लाभ प्राप्त करें। नाउ नेशनल इमरजेंसी का इंपैक्ट हम 3 एस्पेक्ट्स में देखेंगे। पहला, हम सेंटर स्टेट के बीच के रिलेशंस में इसका एस्पेक्ट देखेंगे, और उसमें भी तीनों एस्पेक्ट देखेंगे: एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। एंड सेकेंडली हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। थर्डली हम देखेंगे कि लाइफ ऑफ लोकसभा के ऊपर या लाइफ ऑफ द असेंबली के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है कि हमारा संविधान एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सेंटर स्टेट्स के बीच में 7th शेड्यूल के हिसाब से बंटवारा कर दिया गया है लिस्ट का, सब्जेक्ट्स का। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाता है, जबकि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट कानून बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी अप्लाई हो जाए तो ये सब खत्म। इसका मतलब ये कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। ये लिस्ट बिल्कुल एक तरीके से बेमानी हो जाती है। जब पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाए जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के अंदर है, इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो खत्म हो जाता है। दैट लॉ ऑल्सो स्टॉप्स बीइंग इंप्लीमेंटेड। तीसरी चीज, जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, संविधान के आर्टिकल 123 आर्टिकल के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और ऑर्डिनेंस तब इशू करते हैं जब पार्लियामेंट यानी संसद का सेशन ना चल रहा हो। लेकिन इन इमरजेंसी प्रोविजंस ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर उन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी आ जाती है जो स्टेट लिस्ट के अंदर है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा नहीं होता है। यह ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा हो तो आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ जा रहे हो। इनफैक्ट
संविधान में जो इमरजेंसी प्रोविजंस डाले गए हैं उनका पर्पस ही यही है कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया है उसको सेंटर की तरफ खींच के ले आओ। सेंटर स्टेट एग्जीक्यूटिव रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ता है? आमतौर पे इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो मैटर्स यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं उसमें सेंटर स्टेट्स को कोई भी निर्देश दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। जैसे करेंसी के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में इट कैन गिव डायरेक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम अदर मैटर्स, जैसे कि रेलवेज से रिलेटेड कोई मैटर है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई मैटर है ना, तो उसके लिए वो निर्देश दे सकता है। बट ऑन अदर मैटर्स इट कैन नॉट डायरेक्ट द स्टेट्स टू डू XYZ। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब सारी की सारी पावर्स आ जाती है सेंटर के पास। किसी भी मामले में कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर स्टेट को दिया जा सकता है, चाहे वो स्टेट लिस्ट का मामला हो, सेंटर लिस्ट का मामला हो, डज नॉट मैटर। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल रिलेशंस की, तो जो आर्थिक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज होता है संविधान के अंदर क्लियरली बताया गया है किस प्रकार के टैक्सेस सेंटर के पास जाएंगे, किस प्रकार के टैक्सेस स्टेट्स के पास जाएंगे। सेंटर के पास जितना पैसा आता है जिसको डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस कहते हैं उसमें से कितना शेयर स्टेट्स को मिलेगा। ये सारी स्कीम चेंज की जा सकती है। ऑल दिस कैन बी मॉडिफाइड जब नेशनल इमरजेंसी है। स्टेट्स को पैसे से डिप्राइव भी किया जा सकता है जब नेशनल इमरजेंसी हो। अब नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव दूसरे नंबर पे लोकसभा या स्टेट असेंबली के ऊपर क्या पड़ता है? यानी लोकसभा जिसका टेन्योर 5 साल होता है, स्टेट की असेंबली जिसका टेन्योर 5 साल होता है, क्या नेशनल इमरजेंसी के दौरान वो चेंज हो सकती है? यस। 1975 में भी जब इमरजेंसी लगाई गई तो 2 साल उसे लोकसभा को एक्सटेंड करने के लिए यूज किया गया। लोकसभा की टेन्योर को 1 ईयर एट अ टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी एक बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ये पार्लियामेंट को कानून पास करके करना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही नहीं कि प्रेसिडेंट ने बोल दिया एक्सटेंड हो गई तो एक्सटेंड, नहीं, पार्लियामेंट कानून पास करके फॉर 1 ईयर इट विल एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। ऐसा लोकसभा के साथ 2 बार हुआ, 1975 से 76 और 76 से 77, जबकि 75 में इलेक्शंस ड्यू थे। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर का भी टाइम पीरियड ऐसे ही बढ़ाया जा सकता है, ऐसे ही बढ़ाया जा सकता है। तो 1 ईयर एट अ टाइम करके आप स्टेट की विधानसभा और सेंटर में पार्लियामेंट का टेन्योर, लोकसभा का टेन्योर भी बढ़ा सकते हो। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट, तीसरा एस्पेक्ट, तो आर्टिकल 358 और 359 बताते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर कि हमारा लास्ट लाइव बैच 2025 के लिए लॉन्च हो रहा है और 16 तारीख से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 9 तारीख से उसकी ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएंगी। और यदि आप चाहते हैं एनरोल करना, अभी मौका है, 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा और इसमें कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस, एसे, आंसर राइटिंग सब कवर करवाया जाएगा लाइव क्लासेस के थ्रू। चलिए, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 358 और 359 से पता चलता है कि क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, 358 कहता है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन आ जाए प्रेसिडेंट की तरफ से, तो आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 प्रकार की फ्रीडम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं। सस्पेंड होने का मतलब है कि वो अब ऐसा है कि है ही नहीं संविधान में। ऐसा मान लो कि 19 के अंदर जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट फॉर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ये है ही नहीं संविधान में। अगर ये वायलेट होती भी हैं किसी कानून के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा, किसी पॉलिसी के द्वारा, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते ये कहते हुए कि भाई साहब ये वायलेट हो रही हैं। दे आर बीइंग वायलेटेड। In normal circumstances, whenever your fundamental rights are violated, you can approach the Supreme Court directly and say कि please enforce these fundamental rights, not during a national emergency. इसके अलावा ऐसा कोई भी कानून जो पास किया जाता है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में जाके। इमरजेंसी जब तक चलती है तब तक वो कानून चलता है। इमरजेंसी जब खत्म हो जाती है वो कानून भी खत्म हो जाता है। मान लीजिए इमरजेंसी के दौरान मैंने एक कानून पास किया जिसमें मैंने बताया कि आप जो हैं कोई भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं लिख सकते बिना सरकार की परमिशन के।
दिस इज वैलिड ड्यूरिंग इमरजेंसी, बट जैसे इमरजेंसी खत्म हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है। 1978 में जैसा मैंने आपको बताया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 2 चेंजेस किए, और ये हमेशा ही ऐसे चेंजेस करता हुआ नजर आएगा जिससे इमरजेंसी लगाना और उसके इंपैक्ट दोनों चेंज हो जाए। इमरजेंसी लगाना मुश्किल हो जाए, इमरजेंसी का इंपैक्ट थोड़ा हल्का पड़े। तो इसके लिए इसने कहा कि ये जो आर्टिकल 19 के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं ये तभी सस्पेंड होंगे अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी है, यानी वॉर की वजह से या एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। अगर इंटरनली आर्म्ड रेबेलियन हुआ है, इंटरनल वजहों से इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, तब आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। यह संविधान में लिखा है। दूसरी चीज, जो इमरजेंसी के दौरान पास किए गए कानून हैं बस उन्हीं को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन मान लीजिए इमरजेंसी से पहले का कोई कानून है बना हुआ, उसको मैं चैलेंज कर सकता हूं। Only those laws are protected that are related to the emergency and that have been passed during the emergency. आर्टिकल 359 मुझे एक और बात बताता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। 358 आर्टिकल 19 के बारे में बताता है, और 359 कहता है कि प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन के अंदर आप स्पेसिफिक फंडामेंटल आर्टिकल्स लिख सकते हो, जैसे 23, 25, 27। संविधान में 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल के नंबर हैं, तो आप कहीं भी कोई भी आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट्स का इस लिस्ट में लिख दो, प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन के अंदर इसको मेंशन कर दो, और जैसे ही ये मेंशन करोगे तो उस कानून के लिए कोर्ट को अप्रोच करना सस्पेंड हो जाएगा। मतलब वो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट तो संविधान में रहेगा, बट यू कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट फॉर बाय सेइंग दैट दिस इज बीइंग वायलेटेड, ठीक है, और एनफोर्स दिस फंडामेंटल राइट। डिफरेंस समझिए, वहां पे आर्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक इमरजेंसी है, यहां पे आप एनफोर्स कराने नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब अगर वो आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, और आपको लगता है कि ये एनफोर्स नहीं हो रहा है, सरकार इसे इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, लागू नहीं कर रही है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और कह सकते हो कि सरकार इसे लागू नहीं कर रही, अप्लाई नहीं कर रही। पर यहां पे आप अप्रोच नहीं कर पाओगे व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इन प्लेस, ठीक है। जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा तो इसका मतलब स्टेट कानून बना के कोई भी पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन वही बात दोबारा से आ जाएगी। क्या? सबसे पहले तो 44th अमेंडमेंट आपको बचाएगा। 44th अमेंडमेंट कहेगा 2 चीजों का ध्यान रखना बॉस। एक, जब भी ऐसी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो, जो मर्जी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अगर आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो आर्टिकल 21 है, और जो 3 प्रोटेक्शंस आपको प्रोवाइड होती है जब आपको कन्विक्ट किया जा रहा होता है, 3 प्रोटेक्शन कौन सी होती है आर्टिकल 20 में, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। ये दोनों आर्टिकल्स कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते, किसी भी टाइप की इमरजेंसी क्यों ना हो, आप कोर्ट में जाके इन्हें एनफोर्स करा सकते हैं। और दूसरा, अगेन वही चीज जो आर्टिकल 358 में थी कि इमरजेंसी के दौरान पास किए गए एक्ट्स ही बचाए जा सकते हैं, बच सकते हैं, इम्यून हो सकते हैं। इमरजेंसी से पहले वाले एक्ट्स जो इमरजेंसी से जुड़े नहीं हैं, उनको आप अभी भी चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में, इवन इफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। चैलेंज क्यों करोगे? क्योंकि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपको यह समझना चाहिए कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इंडिविजुअल्स के ऊपर, कंट्री के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलेंगे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आर्टिकल 20 के 3 कंपोनेंट।